अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका नासिर सदन क्लासेस में। ये हमारा चौथा टॉपिक है। इसके बाद फिफ्थ टॉपिक है, उसमें दो थियरी हैं, वो बस थोड़े ही टाइम में ख़त्म हो जाने वाला है। ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है। हमने सबसे पहले यही बोला था कि केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास था उसका आज चौथा टॉपिक है, और चौथे टॉपिक के अंदर हम फिर से जो अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में ही समझेंगे। और ये बहुत ही इजी है। ये वाले जो हमने पिछली बारी पढ़े थे कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन वाला, तो उसमें शायद थोड़ी दिक्कत आ सकती है समझने में, लेकिन जो आज के जो टॉपिक हैं वो बहुत ही इजी हैं। आप सब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अगर ना आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चौथा टॉपिक है, मैं फिर से बोल दूं कि हमने दो जो टॉपिक थे वो फिनिश कर दिए हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 2 टाइप के तो हमने फिनिश कर दिए, टोटल 7 टाइप के हैं। ओके, जो अब मैं सबका नाम लेता हूं एक के बाद एक, आप याद रखना उनको। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड डीकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ ऑक्सीडेशन, सिक्स्थ रिडक्शन एंड लास्ट वाला है रेडॉक्स। हम आज रेडॉक्स तक, यानी कि आज हम टोटल 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड ऑक्सीडेशन, फोर्थ रिडक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे कि हमारे स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले जो टॉपिक 4 है वो है डिस्प्लेसमेंट। ये हम एक एक्टिविटी के साथ करते हैं, और जो हमारा एम है वो है स्टडी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द आयरन एंड कॉपर सल्फेट। आयरन यानी लोखंड, और कॉपर सल्फेट वो कॉपर और सल्फेट CuSO4 का एक्वेटिक सॉल्यूशन है। ओके, कॉपर सल्फेट होता है, अगर हम उसको पानी में डाल देते हैं तो कॉपर सल्फेट बनता है। तो जो एक्टिविटी है उसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, तो जो एक्टिविटी है स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, स्टडी द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर। तो जो सबसे पहली की चीज़ है, जो सबसे पहले है वो है टेक 3 आयरन nails and 2 टेस्ट ट्यूब्स as A and B, यानी कि हमको 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है A और B करके, and add 10 ml of copper sulfate in each टेस्ट ट्यूब। और हमको 10 ml कॉपर सल्फेट लेना है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। नाउ tie iron nails with thread and immerse them in copper sulfate about 20 minutes। इसका ये मतलब है टाई यानी हमको उसको बांधना है। जो कीलियां हैं, जो नेल्स हैं लोहे की, आयरन नेल्स हैं, लोहे की कील है, हमको उसको बांधना है। और बांध के हमको जो कॉपर सल्फेट, जो CuSO4 का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो 20 ml है, जो 10 ml है, उसमें 20 मिनट हमको रखना है, यानी 20 मिनट हमको उसको रखना है। अब हम जब उसको 20 मिनट तक रखते हैं तो उसके बाद हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो ये जो ड्राइंग है उसमें हम ये केमिकल रिएक्शन साफ साफ देख सकते हैं कि जो ये लोहे की नेल थी वो पहले जो उसका कलर कोई भी नहीं था, वो चमक रही थी, लेकिन फिर बाद में उस पे कॉपर का एक लेयर लग जाता है, एक उसका पड़ लग जाता है, एक स्तर लग जाता है उस पे। और जो कॉपर सल्फेट है उसका जो ब्लू रंग था, जो कॉपर सल्फेट है उसका कौन सा रंग था, ब्लू कलर था उसका, वो चेंज होके हो जाता है ग्रीनिश कलर। ओके, तो ऐसी बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट्स की इक्वेशन के एग्जाम्पल्स हमारी स्क्रीन के सामने हैं। टोटल 10 एग्जाम्पल्स हैं। ये 10 एग्जाम्पल को हम अभी थोड़ी देर बाद समझते हैं। पहले हमने जो कॉपर सल्फेट और आयरन नेल्स को टेस्ट ट्यूब में डाला था उसका ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। तो उसका ऑब्जर्वेशन में ये है, आयरन नेल्स बिकम ब्राउनिश,
जो लोहे की नेल्स होती थी, जो लोहे की कीलियां हैं, वो थोड़ी ब्राउनिश हो गई। अब वो ब्राउनिश क्यों हुई? तो ब्राउनिश इस वजह से हुई कि जब हमने टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन नेल डाली तो कॉपर सल्फेट का कॉपर आयरन नेल के ऊपर लग जाता है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जो आयरन नेल, जो लोहे की कील का लोहा है, वो कॉपर को हटा के सल्फेट के साथ जुड़ जाता है। ओके, एंड सेकेंड, फेड्स एंड बिकम लाइट ब्लू। ओके, उसका डार्क ब्लू कलर था, कॉपर सल्फेट का डार्क ब्लू कलर था, लेकिन रिएक्शन के बाद वो लाइट कलर हो जाता है, एकदम लाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो CuSO4 डार्क ब्लू कलर का था, उसका डिस्प्लेसमेंट Fe आयरन ने किया। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ क्यों? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि मैं अपनी आवाज में बोल रहा हूं और अगर शायद यहां से प्लेन गुजरे बहुत ही नजदीक से तो आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, आपको एरोप्लेन की आवाज सुनाई देगी। इसका मतलब यही है कि एरोप्लेन की वॉइस में ज्यादा पावर है, इसलिए उसने मेरी आवाज को डिस्प्लेस कर दिया, मेरी आवाज को हटा दिया। मेरी आवाज आ रही थी लेकिन उतनी तेज नहीं थी। तो इसका मतलब ये साफ है कि Fe कॉपर से ज्यादा, Cu कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उसने उसका डिस्प्लेस कर दिया। ओके, तो हमारे पास और कौन से एग्जाम्पल्स हैं? तो ये वाले एग्जाम्पल्स है Zn प्लस CuSO4 प्लस Pb प्लस CuCl2। ओके, तो ये पहले तो ये दो रिएक्शन कैसे होते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ये समझते हैं, इनको ध्यान से समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम लिखते हैं, हमारे पास जो है वो है Zn यानी जिंक। जो जिंक है वो एक मेटल है, और मैं फिर से बोलता हूं, जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, जिंक पावरफुल है कॉपर से। ओके, तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। अब देखो, ये जो SO4 है वो माइनस आयन है, तो ये जो जिंक है वो ज्यादा पावरफुल होके सॉल्यूशन में जो कॉपर है उसको हटा देता है और जिंक SO4 के साथ जुड़ जाता है। ओके, तो ये बन जाता है ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि इस रिएक्शन में जो Cu होता है, कॉपर होता है, वो अलग हो जाता है सॉलिड फॉर्म में, यानी कि उसके छोटी छोटी पतरियां या छोटे छोटे कण, रेती के जैसे, सैंड के जैसे या नमक के जैसे छोटे छोटे कण, वो जिंक की जो प्लेट है उस पे चले जाते हैं। इसलिए हमने ऊपर का भी जो इक्वेशन और एग्जांपल देखा उसमें सेम हुआ कि जो Fe है, जो आयरन नेल है, लोहे की जो कील है, वो कॉपर सल्फेट में जब रिएक्ट करती है तो कॉपर जो है सॉल्यूशन का, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो कॉपर है वो लोहे की कील के ऊपर जमा हो जाता है, तो उसका जो कलर था वो चेंज होके ब्राउन हो जाता है, आयरन नेल ब्राउन बनती है। लेकिन Fe CuSO4 के सॉल्यूशन में से Cu को हटा के बना देता है FeSO4। अभी हम FeSO4 वाले रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ये नहीं, ये तो इजी था ही। ये इक्वेशन आप पहले लिख लेना। ओके, वीडियो के भी अगर आप मैंने अभी बोला तो वीडियो के भी आप थोड़े पीछे जाके इसको लिख लेना कि हाँ ये एक रिएक्शन है, ये बहुत ही इजी रिएक्शन है। ओके, अब हम जो एग्जाम्पल्स थे उन एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। अभी आप देखो, ये पहला एग्जाम्पल तो हमने फिनिश कर ही दिया, और ये सेकंड जो इक्वेशन है, ये दोनों जो ऊपर वाला था उसके साथ ये जुड़ी हुई है, CuSO4 प्लस Fe, FeSO4 प्लस Cu। तो इसमें क्या हुआ, Cu का डिस्प्लेसमेंट कर दिया Fe ने। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे भी सेम CuSO4 प्लस Mg, तो ये Mg है तो Mg ने Cu का डिस्प्लेसमेंट कर दिया और बन गया MgSO4, और Cu फिर से वो अलग हो गया। तो सब उसको धक्के मार ले, लाते मार रहे हैं कॉपर को। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल नहीं है उन सब से। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स के अंदर, आपको एक केमिकल इक्वेशन दिया होगा डिस्प्लेसमेंट का, अभी आपको बताना है कि वो हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके,
जैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन में लिखता हूँ FeSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu, यानी कि क्या हुआ, FeSO4 फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन था, उसमें मैं कॉपर का पतरा ऐड करूं, कॉपर तांबा, उसको हम तांबा बोलते हैं, तो उसको ऐड करें तो क्या ये केमिकल रिएक्शन होगा? तो बहुत सारे बच्चे होंगे तो वो बोलेंगे हाँ हमने तो ये पढ़ा है, और वो लिखेंगे ऐसे कि हाँ ये इसका आंसर ऐसे आता है CuSO4 प्लस Fe। ये गलत है। क्यों? क्योंकि Cu ज्यादा पावरफुल नहीं है Fe से, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कर नहीं सकता, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा और कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अगर कोई बुद्धिमान स्टूडेंट होगा तो ये याद रखेगा, जो इंटेलिजेंट वन है वो। उसके बाद Na+2H2O। अभी यहां देखो हाइड्रोजन है वो कोई मेटल नहीं है, ओके, तो हाइड्रोजन कोई मेटल नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन के साथ जब जुड़ता है, और सोडियम सबसे पावरफुल सेकंड नंबर की जो मेटल है वो है सोडियम, ओके। सबसे पावरफुल है पोटेशियम, उसको हम लिखते हैं K, ये याद रखना, हम आगे के चैप्टर में जो भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनमें पढ़ेंगे ही। तो सोडियम जो है वो यहाँ पे H2 को हटाता है और जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ, 2H बना के ये बेस बनता है। फिर सेकंड अगेन CuO Mg, तो Mg Cu को हटा देता है, O, बाकी के सब केमिकल रिएक्शन वैसे ही है। Fe+2HCl, तो यहाँ पे देखो Fe जो है वो यहाँ से H को हटा देता है और बन जाता है FeCl2। अगेन यहाँ पे जो Mg है वो फिर से H को हटाता है और बन जाता है MgCl2, H2 दूर हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ही इजी थिंग है और ये एग्जाम में हो सकता है। अभी हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है डबल डिस्प्लेसमेंट। एक डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसको हम खाली डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते वन डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हाँ अगर 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अभी डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और फिर से हमारे पास एक एक्टिविटी ही है जिससे हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दे दूं और उसके साथ बस एक एग्जांपल दे दूं और बस उसको समझा दूं, तो मेरा मानना यह है कि ये ज़्यादा हमको समझ नहीं आएगा, और एग्जाम्पल में शायद एक्सपेरिमेंट के साथ ये क्वेश्चन पूछा तो हम लिख नहीं पाएंगे। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में हम कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ये देखो हमारा एम है, जो एम है वो है टू स्टडी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये कोई चीज़ नहीं, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में कभी भी सॉल्ट्स के रिएक्शन नहीं होते, ओके। सॉल्ट्स के रिएक्शन, अगर आप हथेली पे सॉल्ट को रखते हो तो क्या उसका टेस्ट आपको मालूम पड़ता है? नहीं। अगर आपकी टंग या आपका अंदर का मुंह वो पूरा सूखा हुआ है, उसमें ज़रा भी सलाइवा या लार नहीं है, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि वो उसका टेस्ट कैसा है। क्यों? क्योंकि हम जो टेस्ट ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ का, या कोई चीज़ टेस्टी है या नहीं है, तो जो चीज़ है वो पहले सॉल्यूशन के फॉर्म में हमारी टंग के जो सेंसर्स हैं उस पर लगती है, रिएक्ट करती है, फिर ब्रेन में वो जो मैसेज है वो पहुंचाती कि अरे वाह ये तो टेस्टी है, नहीं ये गंदा है, इसका टेस्ट गंदा है, लाइक करेला टाइप, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, लाइक समोसा, बिरयानी, ओके बिरयानी। आगे बढ़ते हैं। टू स्टडी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट में एक बार फिर से बोल दूं कि ये दोनों चीज़ों के अगर सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूशन होंगे पानी के अंदर, इन दोनों को मिक्स किया होगा, एकदम ज़्यादा सॉल्यूबल होगा ये चीज़ें, एब्सोल्यूट सॉल्यूशन बनाएंगे तब ही ये रिएक्ट करेंगे। अब इन दोनों चीज़ों के कलर नहीं होते, तो ये केमिकल रिएक्शन होगा हमको कैसे मालूम पड़ेगा, हम देखेंगे। इसके अंदर से भी एक अलग से क्वेश्चन निकलेगा, वो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफली स्टूडेंट को वो याद नहीं होते, और अगर आप याद कर लेते हो तो आप बहुत ही बेहतर स्टूडेंट बन जाएंगे।
मेरा ऐसा मानना है और मेरा मानना सही है, आप लोगों को मालूम हो जाएगा। टू स्टडी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट इन अ ट्यूब। एक ट्यूब लेनी है, उसमें 3 ml हमको सोडियम सल्फेट ले लेना है। उसके बाद इन अनदर ट्यूब, दूसरी जो ट्यूब लेनी है हमको, उसमें हमको 3 ml बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। अब इन दोनों जो सॉल्यूशन है उन दोनों को हमको मिक्स करना है ऐसे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, और ये जो दूसरे हाथ है, हमारे पास दूसरा हाथ भी होता है, तो उसमें हमारे पास दूसरा हाथ होता ही है, कुछ लोगों के पास नहीं होता, वो बेचारे। ओके, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ऑफ बेरियम क्लोराइड, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को पकड़ के हमको मिक्स करना है। हम नहीं मिक्स करेंगे, वो नेचुरली मिक्स होंगे। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व क्या करेंगे? तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर कलरलेस सॉल्यूशन। हाँ, मैंने यहाँ पे ये आर लिख दिया, वो गलती से लिख दिया है, वो ARER है, ये याद रखना। आर कलरलेस सॉल्यूशन का कलर नहीं होता, लेकिन व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर मिक्स्ड, अ precipitate of barium sulfate is formed. Now the question came in our mind is that कि सर ने यहाँ पे ये हाईलाइट करके क्यों दिया है? ऑलरेडी हाईलाइट है, ये अभी नहीं किया है। तो ये हाईलाइट इसलिए किया है कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये क्वेश्चन है। प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है, अगर कोई सॉल्यूशन है, वो पानी में नहीं घुलता। अगर कोई सॉल्ट पानी में नहीं घुलता, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इसका प्रोनाउंसिएशन है। जैसे कि ये प्लास्टिक है, ओके, अगर मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये पानी में नहीं घुलेगा, ओके। तो जो सॉल्ट होता है वो पानी में नहीं घुलता, वो एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं बनाता, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये जो इक्वेशन, ये जो चीज हो रही है यहाँ पे, ये रिएक्शन हो रहा है, उसमें बेरियम क्लोराइड BaCl2 ये पानी में नहीं घुल रहा है, ये पानी में नहीं घुल रहा है, ये इसलिए ये प्रेसिपिटेट है। सो अगेन हम स्टार्ट करते हैं फिर से ये थियोरी। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड आर मिक्स्ड, अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड विच इज वाइट इन कलर। वाइट कलर आप सबको मालूम है, वाइट कलर क्या होता है। अब of chemical reaction taking place between barium chloride and sodium sulfate is double displacement reaction। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स में से हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे अभी, लेकिन पहले इसको फिनिश कर देते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट जो है ये गायब हो गया चीज़, वाह हमारे पास मैजिकल पेन है, शकल्ला का बूम बूम टाइप। ओके, सबसे पहले सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2C, सॉरी ये तो सोडियम कार्बोनेट हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से लिखते हैं Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड बेरियम मीन्स Ba,
क्लोराइड मीन्स Cl2, बेरियम क्लोराइड। आई मीन दोनों को हम टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कर देते हैं और टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा करने के बाद ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो क्या होता है इसमें, ये जो Na2 है वो Na2 है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करता है, जो Ba है वो SO4 के साथ रिएक्ट करता है। अब देखो, इसका 1 नंबर इसके 2 नंबर के साथ और इसका 1 नंबर इसके 2 नंबर के साथ रिएक्ट करता है। ये तो अब इजी हो गया, तो इसे डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो ये जो बी है वो SO4 के साथ जुड़ गया तो बनता है BaSO4, और इसी चीज़ को हमने बेरियम सल्फेट बोला, जो एक प्रेसिपिटेट है। ये पानी में नहीं घुलेगा, ये सफ़ेद दही जैसा बन जाएगा और वो जो ये सॉल्यूशन है उसके ऊपर तैरेगा। बॉर्न स्विमर, यानी ये जन्मजात स्विमर है। लेकिन ठीक है, अब सेकेंड थिंग, ये जो Na2 है वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा और वो बन जाएगा 2NaCl फिनिश। ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो एग्जांपल्स थे उन एग्जांपल्स को देखते हैं, स्टडी करते हैं। हमारा काम है स्टडी करना। नाउ ये देखो AgNO3 है, तो ये Ag है, ये Cl के साथ रिएक्ट करा तो बन गया AgCl। अब ये NO3 है वो Na के साथ जुड़ गया तो बन गया NaNO3। अब ये BaCl2 है यहाँ पे, तो Ba ने SO4 के साथ रिएक्ट करके बन गया BaCO4 और Cu ने Cl2 के साथ रिएक्ट करके बन गया CuCl2। Pb SO4 के साथ रिएक्ट करके बनता है ये हमारी उषा कला का बूम बूम पेन का पावर थोड़ा ख़त्म हो गया है, हम मंगवाते हैं पावर। नाउ Pb है वो इसके SO4 के साथ रिएक्ट करके PbSO4 बनाता है और Na2NO3 के साथ रिएक्ट करके Na2NO3 बनाता है, और बाकी के 3 जो है वो आप अपने से करें। जो हमने क्वेश्चन बोला था वो क्वेश्चन हमारे सामने है। हमने क्वेश्चन ये बोला था कि व्हाट इज मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हमने ऊपर पढ़ा प्रेसिपिटेट क्या होता है, लेकिन हमारे सामने तो ये नई चीज़ नहीं है, ये वही चीज़ है। What is mean by precipitation reaction? A chemical reaction which an insoluble precipitate formed is known as precipitation reaction. जिस चीज़ में insoluble precipitate बनता है उस रिएक्शन को precipitation reaction कहते हैं। ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे उसका एक और एग्जाम्पल दिया है। एक और एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था वो तो ऊपर ही गया, कौन सा वाला, वो BaCl2 वाला, वो एग्जाम्पल था, वो फिनिश हो गया। अब हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसको फिनिश करते हैं। AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं नमक। अब ये Ag भाग जाता है Cl के साथ, Na भाग जाता है NO3 के पास, तो ये रिएक्शन खत्म होके बनता है AgCl प्लस NaNO3 फिनिश, इजी। तो यहाँ पे NaNO3 तो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूबल है, लेकिन जो AgCl बना वो इनसॉल्यूबल है। तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। आगे अब 3 चीजें बाकी हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन को। हमारा एम है स्टडी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। इसको पहले पढ़ते हैं हम। स्टडी ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन कर कहते हैं। ऑक्सीडेशन बहुत सिंपल है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड बनाता है तो वो ऑक्सीडेशन है। एक्टिविटी क्या है, तो एक्टिविटी ये है कि 1 ग्राम कॉपर का पाउडर लेना है। कॉपर, तांबे के पत्रे को हम घिस के पाउडर बनाते हैं और इस पाउडर को हमको चाइना डिश के अंदर लेना है। चाइना डिश यानी रकाबी, वो यहाँ भी बनती है। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमको वो चाइना से मंगवाने की ज़रूरत है। जो भी मेड इन चाइना की चीज़ें हैं वो चाइना डिश नहीं है ये, यानी चाइना से लाके डिश वो चाइना डिश नहीं। ये चाइना डिश वो जो रकाबी होती है उसके ऊपर हमको बस खाली कॉपर के पत्रे के भुक्के को रखना है और फिर हमको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद हमको
वो जो कॉपर का बुक्का है उसको चाइना डिश में रख के उसको गर्म करना है। ओके, एक्टिविटी क्या है? 1 ग्राम कॉपर के पतरे का बुक्का पाउडर फॉर्म में उसको बना के चाइना डिश में उसको रख के उसको गर्म करना है। तो गर्म करने के बाद क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। ऑन हीटिंग फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड, कि जब हम उसको गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। अब इसका केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो इसका केमिकल इक्वेशन ये, हम कॉपर को लिखते हैं Cu। ये U है मेरे भाइयों बहनों, U। सो इसका कॉपर का जो सिंबल है हम लिखते हैं Cu। टाटा बाय बाय Cu वो नहीं, कॉपर मीन्स Cu। अब हम उसको गर्म करते हैं तो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो बनाता है कॉपर ऑक्साइड, और हो गया ये CuO। ओके, तो अब ये जो CuO है वो बन गया, मतलब Cu+O है वो बन गया CuO। और ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये थोड़ा डार्क होता है, यानी ये जो होता है वो ब्राउन होता है, वो कत्थई होता है, हम उसको कत्थई बोलते हैं, ब्राउन कलर। ओके, चॉकलेट कलर टाइप। और लेकिन CO बनता है तो वो ब्लैक होता है। सो ऑब्जर्वेशन में हमको क्या लिखना है? तो ऑब्जर्वेशन में हमको मिला ये कि कॉपर को अगर हम गर्म करते हैं, ये देखो ये सिंबल है गर्म करने का। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन में हमको उसको हीट देनी, उसको गर्म करना है तो हम ये लिखेंगे। अगर हमको चाय बनाने का रिएक्शन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? चाय पत्ती प्लस पानी प्लस मिल्क प्लस शुगर प्लस, बस इतना ही होता है ना। फिर वो यूं तीर आएगा उसके अंदर, और यहाँ पे हमको यूं लिखना है, वो ट्रायंगल लिखना है हमको, तो वो गर्म होगा उसको बताएगा। और ये जो कॉपर ऑक्साइड वो ब्लैक कलर में ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज ऑक्सीडेशन, इसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यहाँ ये वाला चीज, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन गया, वो बन गया कॉपर ऑक्साइड। दिस इज ऑक्सीडेशन। अब उसके उल्टा वाला, ये देखो ये CuO तो बन गया। अगर अभी हमको इसको ही माइंड में लाना है, ये CuO तो बन गया। ओके, ये CuO तो बन गया, इसको जो नहीं है वो उसको हटा देते हैं। ये CuO को बस हमको ध्यान में लेना है। ओके, ये CuO कॉपर ऑक्साइड तो बन गया। अब हम क्या करते हैं? कॉपर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग H2 ओवर हॉट कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो ये वाली चीज है, ये वाली चीज जो है कॉपर ऑक्साइड CuO, हम उसको गर्म करते हैं और उसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस पसार करते हैं। तो यहाँ पे हम उसको कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, कॉपर इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग H2 ओवर हॉट कॉपर ऑक्साइड। जब हम हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस को हॉट कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से पास करते हैं तो हमको वापस से कॉपर मिलता है। ये जादू नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है। देखते हैं कैसे हमको ये कैसे मिलता है। देखो CuO कॉपर ऑक्साइड, H2 हाइड्रोजन, हमने कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया, हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर से पसार की, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने खींच लिया कि नहीं मुन्ना, नहीं छोड़ेंगे तुझको। तो हाइड्रोजन कॉपर के पास से छूट जाता है क्योंकि वो बेचारा कमजोर है। क्यों कमजोर है? क्योंकि ये अकेला है, ये तो 2 है, ऑब्वियसली वो 2 है। तो ये सिर्फ मिलता है हमको कॉपर, और जो हाइड्रोजन है उसके साथ जुड़ जाता है ऑक्सीजन और वो बन जाता है पानी। इसमें ये जो कॉपर है वो सॉल्यूबल नहीं होगा। ओके, द रिएक्शन फॉर्म्स कॉपर, द रिएक्शन टू फॉर्म कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड इज रिडक्शन। एक चीज आप ये समझ लो भाइयों बहनों कि अगर ऑक्सीजन
जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, वो ऑक्सीडेशन है। ये जो केमिकल रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन कम हुआ, ऑक्सीजन दूर हो गया उससे। इसी वजह से जिस भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन दूर चले जाता है, वो हट जाता है उसके साथ से, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। ओके, तो यानी इसका मतलब ये साफ है कि अगर कोई सब्सटेंस है उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अगर कोई केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन सब्सटेंस से दूर होता है तो हम उसको बोलेंगे रिडक्शन। फाइनली another one, what is oxidation and reaction? Sorry, it is reduction। मैं भावनाओं में कभी कभी बहक जाता हूं, तो लेकिन ठीक है, हमारे पास फिर से हम ये क्वेश्चन को दोहराते हैं। What is oxidation and reduction? So a chemical reaction in which a substance gives oxygen। ओए, नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ था और loses hydrogen is called an oxidation reaction। ये रिएक्शन और रिडक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है आज आई थिंक मैंने चाय नहीं पी है, या मैंने पी है, मैंने नहीं पी, खैर जो भी हो, केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और loses hydrogen is called an oxidation reaction। मैं सही बोला, मस्त बोला, मैं चाय पी के आया हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो कार्बन है, ये एग्जाम्पल है, मैंने पूरी नहीं लिखी। कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ ये हो रहा है, मैंने चाय नहीं पी अभी लगता है, ये कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो बन जाता है CO2। तो यहाँ पे देखो कार्बन के साथ जुड़ गया ऑक्सीजन, तो ये है ऑक्सीडेशन। ये दूसरा भी हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। दूसरा है Mg मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ पे तो Mg में O जुड़ गया, ये ऑक्सीडेशन है। थर्ड एग्जांपल Cu प्लस O2, तो यहाँ पे जो कॉपर है वो उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है और बन जाता है CuO, कॉपर ऑक्साइड, और ये भी एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमने लिखा है YONO इन अबव रिएक्शन, कार्बन ये वाला ऊपर वाला, Mg ये वाला, और यहाँ पे H ही लिखा है मैंने, फिर इसे यार मैं गलती कर रहा हूँ, ये जब लिखा था तब शायद मैंने चाय नहीं पी होगी। आज गलतियों पे गलतियाँ हो रही हैं, लेकिन ठीक है, हम गलतियों से सीखेंगे। हमको सीखना चाहिए गलतियों से और कभी कभी उनको मानना चाहिए, लेकिन हमको कभी भी उनको नहीं मानना चाहिए। ओके, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फिर से। Another one, chemical reaction in which substance gains hydrogen or loses oxygen is called a reduction। जिस केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन को, केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन उसके अंदर ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन गंवा देता है, लूजेस का मतलब होता है गंवा देना। तो जो अगर वो ऑक्सीजन गंवा देता है तो हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना पड़े तो वीडियो को बार बार देख के समझने की कोशिश करो। आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है, खाने, टीवी देखने, म्यूज़िक सुनने या अखबार करने या खेलने खिलाने के अलावा, तो पढ़ो। क्योंकि ये देखो कैसा लॉकडाउन चल रहा है, जो लोग पढ़े लिखे थे उनके पास काम है, मेरे पास भी काम है, देखो मैं कर रहा हूँ वो। अच्छा चलो ठीक है। केमिकल रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गिव्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन।
जिस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन मिलता है सब्सटेंस के साथ या ऑक्सीजन दूर होता है तो उस केमिकल रिएक्शन को हम रिडक्शन बोलते हैं। टन टन टन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं रिडक्शंस के। सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड, जो सबसे पहले की केमिकल रिएक्शन हमने पढ़ी है वो अरे यार ये गलती हो रही है। ओके, अब फिर से लिखते हैं CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ये H2 ऑक्सीजन को खींच लेता है और ये कॉपर को तन्हा कर देता है, अकेला कर देता है। तो Cu प्लस H2O। सेकेंड थिंग CO2 प्लस H2। अभी देखो ये जो H2 है वो O2 को खींच नहीं सकता, वो एक ऑक्सीजन को खींच सकता है, तो ये बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O। ओके, इसको वाटर गैसेस बोलते हैं। सेकेंड, अनदर वन मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम मीन्स Mg, ऑक्साइड मीन्स O प्लस H2। तो ये जो H2 है वो O को खींच लेता है और मैग्नीशियम फिर से हो जाता है कॉपर के जैसा तन्हा, अकेला पड़ जाता है, वो अलग हो जाता है। Mg प्लस H2। Mg में से ऑक्सीजन दूर चला गया, उसका हो गया रिडक्शन। Hence these are reduction। ओके, अरे यार ये फिर से ये वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर। अभी देखो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। देखो यहाँ पे X होना चाहिए, यानी ये होता है रेडॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स। REDOX। तो ये रेडॉक्स बनता है, ये है इसकी स्पेलिंग, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। सब चीज़ें हटा देते हैं। आप सब चीज़ें लिखा करो वीडियो में पीछे जाके, है ना। अगर वो चीज़ नहीं है तो ये रेडॉक्स था लिखा मैंने, ये सब चीज़ें देखो हमारे पास मैजिकल फिंगर भी है। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे X है, रेडॉक्स रिएक्शन। So, a reaction in which one reactant get oxidized and the other reactant get reduced, then such reaction calls redox reaction। मैंने ध्यान नहीं दिया, माफ़ करना ये चीज़ में, लेकिन हाँ ये बता दिया मैंने। ठीक है। A reaction in which one reactant get oxidized and the other reactant get reduction। यहाँ पे भी गलती है, reduction। reduction। Then such reaction is called redox reaction। ओके, वो वाली जो ऊपर की जो एक डेफिनेशन थी वो मुझे लगा कि वो टफ है, तो हमारे सामने उपस्थित है, प्रदर्शित है ये अनदर वन। इसको मैंने हाईलाइट किया है, ऑलरेडी मैंने हाईलाइट किया है। और यानी अथवा उसके अलावा और रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑकर इज कॉल्ड रिडक्स रिएक्शन। बहुत ही इजी। अ रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जिस भी घटना में, किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में घटित हो रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अगेन ये देखो यहाँ पे CuO है। ओके, चलो इसको थोड़ा जूम इन करके हम समझते हैं। CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, हाइड्रोजन उसमें गया,
तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को खींच लेता है, और ये कॉपर जो है वो अकेला पड़ जाता है बेचारा। तो ये हो गया Cu प्लस ये बन गया H2O। अभी देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही है, ये कॉपर में से ऑक्सीजन दूर हो गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आया तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये रहा ना यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड में से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, इसलिए वो हो गया रिडक्शन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आया, एडिशन, दैट इज व्हाई इट बिकम्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अनदर वन, दूसरा भी हमारे पास Fe3O4 आयन ऑक्साइड है हमारे पास, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। Fe2O3 को बोलते हैं हेमेटाइट, याद रखना। लेकिन हाँ, Fe3O4 में से जो ऑक्सीजन है वो ये वाला हाइड्रोजन खींच लेता है, ऑक्सीजन उसमें से गायब हो जाते हैं और वो 3 Fe बनाता है और फिर 4H2O उसमें से गायब होते हैं। तो भाई बहनों, आज का जो लेक्चर था उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट लेक्चर तक एक बार लिखनी है, बहुत बार समझनी है, और आपके आसपास कोई भी पढ़ा लिखा इंसान हो, आपको उनको ये क्वेश्चन बताने हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ये केमिकल इक्वेशंस हैं, इन सब चीज़ों को आप मुझसे पूछो, मैं देखना चाहता हूँ कि मुझको आता है या नहीं। कोई चीटिंग नहीं, कोई नॉनसेंस नहीं, बस सिर्फ आप तैयार करो घर पे बैठ के। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो आप लोग भी मेहनत करो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, अपने परिवार का नाम और अपना नाम वो रोशन करने के लिए, और बहुत अच्छे बनो, सच्चे बनो। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आपका नासिर सदन क्लासेस में। आज जो पहला चैप्टर था उसका लास्ट लेक्चर है, ये बस 2 थियोरीज बाकी थी। हमने जितनी भी केमिकल रिएक्शंस थी वो सब ख़त्म कर ली। अब सिर्फ 2 छोटी छोटी थियोरियाँ बाकी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके क्वेश्चंस हैं। एक है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। ओके, एक कोरोजन, दूसरा रेंसिडिटी। कोरोजन, उसके बारे में हमने केमिकल रिएक्शन जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं उनका एक एग्जाम्पल देखा था। एग्जाम्पल में हमने देखा था कि जो लोहे की चीज़ें होते हैं, आयरन सब्सटेंसेस होते हैं, सॉरी आयरन यूटेंसिल्स जितने भी होते हैं, जितनी भी चीज़ें लोहे की बनी हुई होती हैं, अगर उन पे कलर ना किया हो तो उनकी लेयर कोरोइड हो जाती है, उस पर जंग लगता है। तो ये पहली थियरी है। अभी आयरन सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी मेटल नहीं है जिस पे कोरोजन होता है, दूसरी भी मेटल्स हैं जिस पे कोरोजन की इफ़ेक्ट्स देखी जा सकती हैं। तो पहले हम कोरोजन की जो थियरी है उसको फिनिश करते हैं। कोरोजन की थियरी ऐसे ही 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकती है। ओके, सो फर्स्ट वी हैव कोरोजन हियर। तो ऑब्वियसली कोरोजन के बारे में सबसे पहले हम ये सोचते हैं, ये समझते हैं, द सम मेटल गेट्स corroded in the presence of acid and moisture. These process is called corrosion. These process, THIS, some metal gets corroded in the presence of acid and moisture. तो कुछ मेटल्स हैं वो कोरोडेड का मतलब होता है उस पे जंग लगता है, उस पे एक सॉल्ट का लेयर बनता है जो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, उसके लिए नुकसानकारक है, उसके लिए हार्मफुल है, उसका लेयर बनता है। तो उस चीज़ को, वो जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम कोरोजन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, एग्जाम्पल्स हम लाइन करते हैं रेड से। ये जो सेकंड टॉपिक है इस थियोरी का, ये है उसके एग्जाम्पल्स कि कोरोजन हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। सो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे को जंग लगना। सेकंड इज ब्लैकनेस
in silver and blackness in silver and green coat on copper are examples of corrosion. ये रही जो ड्राइंग है, इसमें हम देख सकते हैं कि जो आयरन मटेरियल है वो पहले ऐसा था, लेकिन कॉरोजन के बाद उसके ऊपर ऑरेंज कलर का पाउडर का कोट हो जाता है जो उसका कॉरोजन करता है, जो उसके लिए हार्मफुल होता है. सेकंड है कॉपर. जो कॉपर ट्यूब्स होती हैं, कॉपर यूटेंसिल्स, कॉपर को हम नॉर्मल लैंग्वेज में तांबा कहते हैं. ओके, तो जो तांबा होता है उसके ऊपर अगर कॉरोजन होता है, जो एसिड है और मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर का, उसके ऊपर इफेक्ट होती है तो वो ज़रा सा ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है. जो पुराने ज़माने की चीज़ें जो कॉपर से बनती थी, अगर अभी हम देखें तो वो थोड़ी सी ग्रीनिश हो जाती है. जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो न्यूयॉर्क के दरिया के समुंदर के अंदर है. तो वो पूरा ग्रीन कलर का कोट हो गया है उसके ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ कॉरोजन. थर्ड है सिल्वर. जो सिल्वर यूटेंसिल्स हैं आफ्टर सम टाइम वो थोड़े से डार्क हो जाते हैं, वो ब्लैक हो जाते हैं. ओके, सो ये इफ़ेक्ट्स होते हैं कॉरोजन के अलग अलग मेटल्स पे. ये एक एग्जांपल है, इसको याद रखना. द रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकनेस इन सिल्वर एंड ग्रीन कोट ऑन कॉपर आर एग्जांपल ऑफ कॉरोजन. Another one, due to corrosion, iron gets covered with a red brown substance which is called rusting of iron. जो कॉरोजन है आयरन के ऊपर होता है तो हम उसको रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, और जो जंग होता है उसको हम कहते हैं रस्ट ऑफ आयरन. ओके, corrosion causes damage to the object made from iron. जितनी भी लोहे की चीज़ें होती हैं अगर उस पर जंग लगता है तो वो उसके लिए बहुत ही हार्मफुल होती है. जैसे कि कोई बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, फिर जो बड़े बड़े जहाज़ हैं, स्टीमर्स हैं, तो इन सभी चीज़ों को बहुत ही नुकसान होता है. फाइनली, rusting can be prevented by painting the surface of iron or coating the surface of iron with more reactive metal Zn. यहाँ पे जो more reactive metal है वो Zn यानी जिंक है. ओके, सो रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड. जो रस्टिंग है, जो लोहे पे जंग लगता है, हम उसको घटा सकते हैं. ओके, कैसे? तो बाय पेंटिंग, उसके ऊपर अगर हम कलर कर देते हैं, रंग कर देते हैं, तो उस पर जंग लगता नहीं है, क्योंकि जो लेयर है आयरन की वो एटमॉस्फेयर के एसिड और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बीच में लेयर आ जाता है. ओके, अनदर थिंग इज के जो सरफेस है उस पे हम उससे भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लगा दें जो है जिंक, तो वो जो मेटल है आयरन उस पे रस्ट नहीं लगेगा, उस पे जंग नहीं लगेगा. जैसे कि आपने देखे होंगे नए जो पतरे आते हैं, जो रूफटॉप्स आते हैं नए वाले आयरन के, तो उनके ऊपर बहुत ही शाइनिंग लेयर होता है जो होता है जिंक का. तो जिंक के वजह से वो जिंक का जो लेयर आ जाता है तो उसका डायरेक्ट कॉरोजन हो जाता है, और जो हमारी आयरन की जो लेयर है उसको कुछ नहीं होता. ओके, फाइनली एक वन लाइनर क्वेश्चन है कि जो बाय कोटिंग आयरन सरफेस विथ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन. जो जिंक होता है वो अगर हम आयरन के ऊपर लगा देते हैं, उसका कोट लगा देते हैं, जिंक का कोट, एक कवर लगा दें आयरन के ऊपर, तो वैसे आयरन को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइज्ड आयरन, और उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन. फाइनली जो उसके बाद वाली थियोरी है हमारे पास वो है रैंसिडिटी. रैंसिडिटी नॉर्मली अभी तक कभी भी या कहीं भी हमने नहीं सुनी थी ये वाली थियोरी. ये 10th के अंदर आई है और ये हमने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस की है. ओके,
सबसे पहले रेंसिडिटी क्या है इसके बारे में ऐसे ही समझ लेते हैं, थियरी में जाने से पहले यूं ही समझ लेते हैं। जो रेंसिडिटी है वो ऐसी होती है कि कोई भी ऑयली चीज़ या फैट वाली चीज़, कोई भी ऑयली या फैट वाली चीज़ एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसी ही हम ओपन दी एयर रख देते हैं, उसके ऊपर कोई कवर नहीं रखते, तो आफ्टर सम टाइम वो जो खाने की चीज़ है जो ऑयली है या फैटी है, वो खाने की चीज़ का टेस्ट थोड़ा कड़वा और उसकी जो स्मेल है वो थोड़ी डिस्गस्टिंग हो जाती है। ओके, वो थोड़ी सी खराब हो जाती है चीज़। जैसे कि आपने पीनट जो सींग दाना होता है, अगर उसको हम थोड़े टाइम के लिए ऐसे ही खुली हवा में रख दें 3-4 दिन के लिए, तो आफ्टर 3 और 4 डेज जो उसका टेस्ट है और उसकी स्मेल है वो चेंज हो जाती है। ओके, हमको ये मालूम हो गया कि कोई भी ऑयली या फैटी चीज़ हो, अगर हम उसको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही रख देते हैं तो उससे उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है। अब वो हम जानते हैं कैसे। नाउ व्हेन द फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट इज केप्ट इन ओपन एयर, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड बिकम रैंसिड। तो वो रैंसिड बन जाता है, वो थोड़ा खराब हो जाता है। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, और उसका जो टेस्ट है और स्मेल है वो चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। ये जो प्रोसेस है उसको रैंसिडिटी कहते हैं। मोस्ट ऑफली जो भी आपने नमकीन के जो नमकीन आते हैं, तले हुए नमकीन, उनके जो पैकेट्स होते हैं उनमें गैस भरी हुई होती है। आपने कई सारी एडवर्टाइजमेंट में देखा हुआ होता है कि देखा हुआ होगा कि जो पैकेट है उसमें बहुत सारी एयर है, और जो एयर है उसमें मोस्ट ऑफली जो गैस होता है वो नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन एक नॉन रिएक्टिव गैस है, तो उसके वजह से जो फैटी खाने की चीज़ है या ऑयली खाने की चीज़ है उसमें ऑक्सीडेशन की कोई भी रिएक्शन नहीं होती और वो लॉन्ग टाइम ऐसे की ऐसी ही रहती है। और दूसरी चीज़ है, जो कंटेनर्स होते हैं उन कंटेनर के अंदर अगर हम जो खाने की चीज़ है, ऑयली चीज़ है, उनको रखते हैं, एयर टाइट कंटेनर होते हैं उनमें रखते हैं, तो वो लॉन्ग टाइम के लिए वैसी की वैसी रहती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन की कोई रिएक्शन होती नहीं है। Finally, manufacturers of potato chips flush bags of chips with gas such as inactive nitrogen gas as oxidant to prevent the oxidation of potato chips। जो potato chips के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो नाइट्रोजन गैस भरते हैं अपने पैकेट्स के अंदर जो इनएक्टिव गैस है, तो उसके वजह से जो फूड है वो रैंसिड नहीं होता। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। मोस्ट ऑफली हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी हमारे डेली लाइफ के अंदर हम जो केमिकल रिएक्शन देखते हैं वो, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन, फिर हमने ये 2 थियरीज फिनिश की, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। ये सब चीज़ें ये पूरे चैप्टर की मेन थिंग्स है। आप इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करना। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर से ही बताएंगे। लेकिन होमवर्क की जो पीडीएफ है वो मैं सर को दे दूंगा और वो आपको एक अलग वीडियो बना के उस जो चैप्टर है वो उसका होमवर्क दे देंगे, ये वाला चैप्टर का होमवर्क दे देंगे। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।